अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करती हैं, हमसे बातचीत कर पाती हैं। आपकी आवाम के साथ हम बात कर सकते हैं आपके थ्रू, और कोशिश करते हैं कि आपके और हमारे बीच में एक ब्रिज बना रहे। बिल्कुल सर। और सर पाकिस्तान के अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर इस वक्त जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि चाइना और अमेरिका के जैसे रिलेशंस चल रहे हैं उसको भारत कैसे दिखता है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना विजिट करके गए। ये और बात है कि उनके विजिट को ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बताया जा रहा, लेकिन भारत के रिलेशंस अमेरिका से भी रहे हैं और चाइना के साथ भी कुछ खटपट तो चलती रहती है, लेकिन बहरहाल बॉर्डर आपका है, उनके साथ टेंशन बनी रहती है। तो इस वक्त दो बड़ी पावर्स चाइना और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे हैं और मिलना जुलना हो रहा है, बल्कि चाइनीज प्रेसिडेंट को शायद इसी साल के आखिर के लिए इनविटेशन भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा है, और मैं एज अ इंडियन ये बात बड़ी जिम्मेदारी लूंगा बोलते समय कि जहां जहां जितनी टेंशन्स कम होंगी उसका दुनिया पर एक अच्छा असर पड़ेगा, और अगर दुनिया पर कोई एक अच्छा असर पड़ेगा तो मेरे ऊपर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। इसी को दूसरी तरह अगर ले लें कि अगर दुनिया पर यूएस और चाइना के बीच का टेंशन बढ़ेगा तो मुझे लगता है दुनिया के लिए भी वो टेंशन बढ़ेगी, और ये कहना गलत हो जाएगा कि इंडिया के लिए वो टेंशन कम हो जाएगी। अगर वहां टेंशन बढ़ती है, और उसका एक लाइव एग्जांपल हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर टेंशन्स बढ़ने वाली बात करें, चाहे टेंशन बिटवीन यूक्रेन या रशिया ले लीजिए, टेंशन बिटवीन ईरान ले लीजिए, टेंशन ऑफ चाइना विद ताइवान ले लीजिए, टेंशन ऑफ चाइना विद यूएस ले लीजिए, इसका दुनिया पर एक बड़ा असर पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ रहा है। और इसका एक फेयर शेयर मेरे ऊपर भी जरूर आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरा डॉलर जो है वो 97 रुपीज पर आ गया है। हमारे लिए तकलीफ की बात है। ठीक है, पॉलिटिकली बोलने को बोला जा सकता है कि चलिए हमने पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बट अपने आप में इकोनॉमी अफेक्ट होगी, रिलेशंस अफेक्ट होंगे। सो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगर जो यूएस चाह रहा है, जिसको कि ट्रम्प की लैंग्वेज में अगर हम बोले G2, द ग्रुप ऑफ टू, जिसको वो बोल रहा है, आई थिंक ये उनके कहीं एक किसी फाइनेंस वाले बंदे ने 2005 में ये सुरली छोड़ी थी कि G2 होना चाहिए, कि दुनिया में अगर एक ग्रुप हो तो वो होना चाहिए G2। दैट मीन्स दोनों के दोनों, यूएस और चाइना, दुनिया के ऊपर राज करने चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि वो चाइना उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएस अभी भी उसे G2 के तौर पर देख रहा है। बट एक अगर अच्छा एनालिसिस किया जाए तो यस, वी कैन कम टू कंक्लूजन कि ओवरऑल एक्चुअली अगर देखा जाए अफेक्ट हमको जरूर पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने वे आउट्स निकाल लिए हैं। क्योंकि जब आप अपनी खुद के पैरों पर खड़े होते हैं तो आपकी डिपेंडेंसीज होती जरूर हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपाहिज हो जाएंगे। अगर कल यूएस और चाइना मिल भी जाते हैं एक सेकंड के लिए, एक ही पावर अपने आप को बना लेते हैं, तो शायद शायद दुनिया इंडिया की तरफ जरूर देखना शुरू कर देगी कि इंडिया क्या एक नया ग्रुप बना पाता है या झुककर इस ग्रुप में मिल जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये वाली थ्रेट हमारे को हमेशा से रहेगी कि अगर ये कंट्रीज दोनों के दोनों मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे बड़े ही डिफिकल्ट से रिलेशन, अच्छे होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि डिफिकल्ट रिलेशन है। चाहे यूएस के ट्रेड के टैरिफ्स की बात कर लीजिए, या चाइना के साथ हमारी इकोनॉमिक जो कंपटीशन लगी हुई है उसकी बात कर लीजिए। बिल्कुल सर। चाइनीज जाहिर है कि चाइना एक एज अ कंट्री जो है वो काफी स्ट्रांग है और एक तरह से उन्हीं को समझा जाता है कि अगर ईरान से कोई बात कर सकता है तो वो चाइना कर सकता है। पाकिस्तान सब सिर्फ यही कर सकता है कि मीटिंग करवा दे दोनों कंट्रीज की, या यहाँ पर ऑफर कर दें कि जी यहाँ पर आके आप बात कर सकते हैं या बैठ सकते हैं या यहाँ पे डिस्कशन हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है कि चाइना दूसरों के मामले में पड़ता है? क्या चाइना
ईरान से बात करेगा? क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या ये बात भी की होगी चाइनीज प्रेसिडेंट ने कि इस वॉर को या इस लड़ाई को रुकवाने के लिए जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है वो कोई रोल प्ले करें? आ, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी ले पाऊंगा बोलते समय कि चाइना और यूएस के बीच में ईरान का टॉपिक जरूर उठाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना उठे, उठना जरूरी है। दोनों की एक तरह से मजबूरी भी है और दुनिया के लिए भी एक उनका सो कॉल्ड मजबूरी। अब आती है बात, क्योंकि वो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग डाल दिया पाकिस्तान वाली बात। ये आप तड़का जब डाल देती हैं तो फिर कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान इस मेडिएशन में करने से पहले अगर चाइना को इंक्लूड कर लेता तो शायद लॉटरी खुल जाती। दुनिया की, पाकिस्तान की लॉटरी आपकी अभी भी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको फर्स्ट वाला प्राइज नहीं मिल पाएगा जो करोड़ों रुपए वाला मामला है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर, जैसा आप लोगों का क्लेम है, मैं तो क्लेम के ऊपर जा सकता हूँ कि जी चाइना तो आपका बिल्कुल बड़ी है, आपका बहुत क्लोज है, ये है वो है जो भी है। पर मुझे समझ नहीं आई कि चाइना ने आज तक कहीं एक बार ये क्यों नहीं बोला कि हाँ भाई, हम एज अ चाइना पाकिस्तान के साथ हैं इस मेडिएशन के अंदर। उन्होंने कहीं नहीं बोला। उल्टा ले लीजिए, कम से कम पाकिस्तान बोल देता कि जी हम चाइना के साथ भी टच में हैं। तो ऑब्वियस बात है कि शायद चाइना की जो इंपॉर्टेंस है वो सब लोग समझते जरूर हैं, लेकिन सबको ये भी मालूम है कि चाइना वो वाली बिल्ली है जो चूहों को लड़ाते हुए देखकर खुश होती है। वो अपना उल्लू सीधा करती है, अपना बिजनेस करती है, और कहीं ना कहीं उसकी काबिलियत उसे पता है कि यस, अगर वो इस समय ईरान के साथ खड़ी हो गई तो भाई यूएस नाराज हो जाएगा। यूएस के साथ खड़ी हो गई तो कंप्लीट जो मुस्लिम ब्लॉक है वो कर खिलाफ हो जाएगा। और इवन ईरान से जो उनको कंसेशनल ऑयल मिलता है, ये सभी चीजें देखकर मुझे लगता है चाइना जैसी चुप्पी, जिसको बोलता है ना एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक पॉलिसी, ये भी होती है कि यू स्टे क्वाइट, यू डू एवरीथिंग बट यू स्टे क्वाइट। आई थिंक ये पॉलिसी इंडिया सीख रहा है कि हर चीज में बोलना जरूरी नहीं है, हर चीज में लाउड स्पीकर लगाकर बोलना जरूरी नहीं है। लेट पीपल से दैट। अगर यही अनाउंसमेंट कोई और करे, जैसा कि अभी लावरोव साहब ने कहा है रशिया के, कि इंडिया शुड हैव मेडिएट, ठीक है उन्होंने कह दिया वो एक अलग, बट हमने नहीं कहा। ये एक मुझे लगता है अच्छा रिकग्निशन है। जैसे आप, मैं, दुनिया सारी बात कर रही है कि चाइना इसको अफेक्ट कर सकता है या नहीं, बिल्कुल कर सकता है। अगर ईरान की इकॉनमी एक अच्छे पैसे पर टिकी है तो उसका 99% ऑयल जो है वो चाइना लेता है। 95% उनकी इकॉनमी डिपेंडेंट है ऑयल पर, और ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार, क्योंकि वो सैंक्शंस की परवाह नहीं करता। बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग हमारी कंट्री को तकलीफ है कि भाई अगर हम लेंगे तो सैंक्शन ऑयल है, सैंक्शन ऑयल लेंगे तो ऑब्वियस बात है सैंक्शंस लगेंगे। तो इसलिए हम भी नहीं लेते क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। मतलब ओवरऑल तेल महंगा पड़े ना पड़े, वो बिजनेस हमें बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि चाइना कैन डेफिनेटली प्ले अ रोल, विदाउट एनी डाउट। चाइना शुड हैव गॉट इन्वॉल्व। लेकिन मेरा ये भी आकलन है कि चाइना ने आज तक कभी कोई ह्यूमैनिटेरियन कदम शायद उठाया नहीं है किसी भी जगह पर। लेकिन सर अगर हम ये देखें कि बात तो कोई भारत ने भी नहीं की ईरान के लिए खास खुलकर, या इसराइल के फेवर में, या अमेरिका के लिए कुछ। तो एक तरह से तो बड़ी कंट्री ही माना जाता है भारत को भी, और उनको भी बात करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो वही स्ट्रैटेजी लेकर चाइना भी चल रहा है कि वो बात कोई नहीं कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिल भी लिए लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वापस गए हैं तो उनको कोई खास अचीवमेंट नहीं थी। तो भारत भी उसी लाइन में सर आ जाता है कि वो तो आप लोग बात कर सकते थे, आपने भी कोई बात नहीं की ईरान और इनकी वॉर को रुकवाने में, या बात करने में, या इस सिचुएशन से निकलने में। नहीं, देखिए आपने जो बोला है ना कि भारत बड़ा, वेल मैं एक बड़ी अच्छी सी वैल्यूएशन दे रहा हूँ
हम बड़े होने के बावजूद उतने बड़े नहीं हैं कि यूएस चाइना जैसी कंट्रीज हमारी बात सुन ले। हम उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात को पॉइंट ब्लैंक मान जाए, ये शायद अभी भी हमारा लेवल वो वाला नहीं आया है। ठीक है, हमने यूक्रेन और रशिया का युद्ध 6 घंटे रुकवा दिया, तो 6 घंटे वाली शायद, जिसको गलत शब्दों में औकात कहा जा सकता है, कि हमारी उतनी औकात है, हमारी औकात बन भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही। लेकिन शायद हम हम लोगों ने ही सीखा है चाइना से कि कई बार चुप रहना, जिसको बोलते हैं ना साइलेंस इज गोल्ड। आई थिंक ये गोल्ड वाला जो पार्ट है हम रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि मोटे तौर पर अगर इस ईरान यूएस युद्ध में देखें, तो मुझे ईरान के साथ चाबार का बिजनेस चाहिए, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है इसलिए। लेकिन मेरे पास यूएस से मुझे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी और टॉप टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये भी मुझे पता है। यूएस के साथ एक मेरा बड़ा तगड़ा बिजनेस इन्वॉल्व है, बायलैटरल बिजनेस हमारा 133 या 35 बिलियन डॉलर का है, कोई कम नहीं है वो। और वो भी ट्रेड सरप्लस हमारे फेवर में है। तो ऑब्वियस बात है कि हम भी नहीं कभी चाहेंगे कि यूएस जैसा कस्टमर हमसे खफा हो जाए या ना बने। हमारा चाइना के साथ भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, 155 बिलियन डॉलर का हमारा उनके साथ बिजनेस है। हालांकि उनके बिजनेस में वो जो ट्रेड सरप्लस या जो इक्वेशंस है वो उनके फेवर है। तो मोटे तौर पर देखा जाए, हम ज्यादा बिजनेस 155 बिलियन डॉलर का चाइना के साथ जरूर करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो जो 135 यूएस के साथ जो हो रहा है बिलियन डॉलर, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस इन्वॉल्व है। प्लस चाइना से इंडिया को क्या मिलता है सिवाय ट्रेड के, और वो ट्रेड भी मेरे फेवर में नहीं है। यूएस से क्या मिलता है, ट्रेड मेरे फेवर में, ट्रेड सरप्लस मेरे फेवर में। निश टेक्नोलॉजी मुझे वहां से चाहिए, मुझे उनका वो GE404 इंजन जो वो अभी मेरे को एयरक्राफ्ट के लिए दे रहे हैं, कंप्यूटर से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर सकते हैं। फ्यूचर GE414 इंजन भी जो है वो भी हम उनके साथ फाइनलाइज कर चुके हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए मेरे इंटरेस्ट यूएस में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा इंटरेस्ट यूएस के साथ हमेशा क्लैश करता है ऑन द दादागिरी इशू। हम ये कर देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, हम 100%, हम 50%। हम लोगों ने सुनना, तो हम लोगों को सुनने की आदत नहीं है इस मामले में। उस जगह पर हमें चाइना जनरली बेनिफिट करता है कि चाइना कभी कोई कंडीशंस नहीं लगाता। वो घुन है, एक्चुअली भुनना है, कि आपके घुन के अंदर कीड़ा लग गया, वो धीरे धीरे खाता रहेगा, धीरे धीरे खाता रहेगा, खाता रहेगा। ठीक है ना, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, लेकिन वो खा रहा है आपको, आपकी इकोनॉमी में वो अंदर आ रहा है। क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा वो निकाला है कि अगर यूएस का इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ देखें, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी, क्योंकि आपने पूछा है ना कि बड़ा देश है, तो मेरे यहाँ पर तकरीबन वो लोग यूएस जो है वो मोटे तौर पर अगर लगा ले तो 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें बाकी सारी चीजों को मिलाकर, शेयर्स वेयर सब कुछ मिलाकर, तो इट वर्क्स आउट टू नियरली 58 बिलियन डॉलर। अगर मैं सिर्फ वो 8 बिलियन डॉलर को लेकर चलूं, तो वो मेरे यहाँ, मेरे जो बाहर की एफडीआई मेरे यहाँ आती है, उसका 1% भी नहीं है। इट इज 0.32%, दैट्स ऑल। लेकिन वर्सेस चाइना आई एम स्टिल बेटर ऑफ, इसलिए मेरे लिए यूएस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए काफी हद तक हम यूएस को टॉलरेट भी करते हैं, क्योंकि यूएस की सबसे बड़ी तकलीफ है, वो शेखियां बहुत बगाड़ता है, वो अपने लिए डिमांडिंग बहुत है, उनका हर प्रेसिडेंट का मूड अलग अलग होता है, जो शायद हमें टॉलरेबल हो या ना हो, वो एक अलग बात है। इसी तरह अगर हम मोटे तौर पर देखें कि अगर वो कहता है कि मेरे यहाँ से, जैसे उसने चाइना में भी कहा है कि मेरे यहाँ से आपको कॉर्न खरीदना है, कॉर्न क्यों खरीदना है? एक छोटा सा बात पकड़ के चलते, पिछले प्रेसिडेंट ने तो नहीं कहा, उससे पिछले ने भी नहीं कहा। ये तो बिकॉज ट्रंप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वो कॉर्न डोमिनेटेड, तो वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कर रहे हैं, जो कि उन्होंने इंडिया के साथ भी कहा कि आपको कॉर्न लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉर्न वहां पर सरप्लस से खराब हो रहा है, तो ही वांट्स के कुछ तो लीजिए आप मेरे यहाँ से।
अदरवाइज मैं ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। सो मुझे लगता है कि भारत ने एक नई चीज सीखी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यू डिप्लोमेटिक साइलेंस, कि हमारा साइलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है ये बोलने की कि ईरान टेररिज्म में इन्वॉल्व है या नहीं, नोइंग फुली वेल कि इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हूती हमास हिजबुल्लाह का वो स्ट्रेट अवे सपोर्टर, खुल के सपोर्टर है, जैसे बोलते हैं। जैसे अगर हमारे लेकिन यहाँ आप लोग तो चाबार टेररिज्म की पोर्ट पे बात, काम कर रहे थे ना सर, आप दैट लोग इज तो बिकॉज चाबार ऑफ द पोर्ट पे ओपन, काम कर रहे थे ईरान हाँ, के साथ। तो दैट इज बिकॉज ओपन टेंडरिंग, क्यों नहीं? भाई हम्म, आप एक बात बताइए, चाबार पोर्ट में इसलिए थोड़ी ना काम कर रहा था कि मैं उनके लिए कोई भला कर रहा था, भाई साहब इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट बिजनेस। हम उस चाबार पोर्ट को जब ऑपरेट करेंगे तो वहां बिजनेस होगा, बिजनेस का एक कमाई हमको आएगी। तो हम वहां सर पर एक वो तरफ आप उनको टेररिस्ट भी, सर हाँ, एक तरफ आप कहेंगे कि ईरान टेररिस्ट कंट्री है, आप उनको कहेंगे कि होतीस को और दूसरे लोगों को भी वो रखते हैं, लेकिन अगर आपका पैसे का फायदा हो रहा होगा तो आप जाके काम करेंगे, मतलब ये वाली स्ट्रेटेजी जो है वो आपको लगता है सही है? नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। अगर आप स्पेसिफिक एक एक अल्फाबेट को, एक एक वर्ड को पकड़कर चलेंगी, तो जो आप कह रही है वो ठीक, मैं मना नहीं कर। लेकिन दुनिया में, ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है, दुनिया में टेररिज्म, जब मेरे यहाँ टेररिज्म होती है तभी टेररिज्म होती है, नहीं तो नहीं होती है। ये हमने आप ही लोगों से सीखा है, हमने यूएस से सीखा है, हमने चाइना से सीखा है। आपको क्या लग रहा है चाइना को नहीं पता कहाँ टेररिस्ट कौन करा रहा है, कितना पाकिस्तान इन्वॉल्व है? आपको क्या लगता है यूएस पागल था? दसियों बार बोल चुका है कि हाँ भाई आप टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। आपके अपने मिनिस्टर बोल चुके हैं कि हाँ जी आप टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। आप बता दीजिए। हम सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि दो तीन चीजें अलग अलग हैं। हमारा यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रहा था, उसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ट्रेड नहीं चल रहा। हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, है, और मैं कह रहा हूं चलता रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ट्रेड नहीं कर रहे। हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेड हो रहा है उसके साथ। ये दोनों कंट्री जो मेरे सबसे तक, आपने बोला कि एक तरफ टेररिज्म और एक तरफ सो कॉल्ड बिजनेस, तो फिर तो जो पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करते थे वो तो बिल्कुल ही इलीगल होना चाहिए। देखिए, कंट्रीज के बीच में एक दूसरे को एंगेज करके रखना भी उतना ही जरूरी है। मैं आपको एक अपना व्यू देता हूं। मैंने अफगानिस्तान और ईरान, 2 मिनट के लिए इन दोनों के साथ दोस्ती रखी और बढ़ाई, ठीक है ना? पैलेस्टीनियंस के साथ भी अगर अराफात वाले टाइम की बात देखें तब भी हमने दोस्ती बढ़ाई। क्यों? क्योंकि मेरा ये कहना है कि भाई इनके यहाँ से जो टेररिज्म है वो कम से कम मेरे यहाँ ना आए, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं। एक टाइम था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बहुत करीब था, हमारे यहाँ मैक्सिमम टेररिज्म होती थी जब मेरा टाइम था। हमारे यहाँ सबसे बड़ा खौफ माना जाता था कि अफगानी टेररिस्ट आए हुए इलाके में। एंड अफगानी टेररिस्ट आने का मतलब सिर्फ एक माना जाता था, या वो मरेगा या हम मरेंगे। ये पक्की बात, क्योंकि वो बंदा भागेगा नहीं, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस कहता है। हमने अब ओवरऑल पीरियड टाइम देखा जब से हमारे सो कॉल्ड रिलेशंस उनके साथ कुछ ठीक हुए, उसके बाद से हमारे यहाँ अफगान टेररिस्ट नहीं आ रहा। मैं अब अगर उसको नेगेटिव में लेकर चलूं, हम तो यही चाहेंगे, अगर देखिए जब अगर वो मेरा कहना है ना कि दुश्मनी निभानी है तो पूरी तरह निभाओ, हम तो यही चाहेंगे अफगानी टेररिस्ट टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में बैंड बजाता रहे। नहीं मतलब गलत तरीके से अगर सोचा जाए, क्यों? क्योंकि ऐसा ही आपके यहाँ से हमारे यहाँ हुआ। तो इसलिए इंडिया ने ये भी एक चीज सीख ली कि डिफरेंसेस होने के बावजूद आपकी दुनिया में एक मजबूरी है कि आप सो कॉल्ड आप अपने बिजनेस को, अपने स्ट्रेटेजिक, इसराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ये तो आप मानेंगी। अभी जब बिल्कुल। गाजा में, वो सॉरी वेस्ट बैंक में उनके अनऑथराइज ऑक्यूपेशन के ऊपर जो वोटिंग हुई थी यूएन में, इंडिया ने उनके खिलाफ वोट किया। हम्म। प्रॉब्लम, देखिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानते थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी आप ही को देते थे, आपके साथ हम ट्रेड करते थे, so that we keep you engaged. I think that is the philosophy behind this. And diplomatically, चाहे आज आपके और हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद ना आपका ना हमारा काउंसलेट बंद तो नहीं हुआ है ना, कम हो गया, डिग्रेड हो कम हो गया, गया, ये हो हाँ। गया, वो हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है।
क्योंकि जिस दिन बंद होगा उसी तरह एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। मैं आरजू काजमी साहिबा से क्यों बात करूंगा, तो टेररिस्ट कंट्री की है। अगर ऐसे ही पकड़नी है चीजों को, ऐसे नहीं पकड़ा जाता। हम दोनों जब एक दूसरे को एंगेज करते हैं, कहीं ना कहीं एक वाइडर मैसेज जाता है कि हमारे बीच में आपके पीछे रखी हुई गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है वो मेरे यहाँ भी उतनी रिस्पेक्टेबल है जितनी शायद आपके कमरे में है। बिल्कुल। तो डिप्लोमेसी में आप ये नहीं पकड़ते हैं कि आप मुझे कितना पसंद करती हैं या नहीं करती हैं, आपका देश मुझे कितना पसंद है या नहीं है, देखा ये जाता है। आप एक बात बताइए, चलिए आज से आपके मेरे बीच में डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं कि आप मेरे ऊपर चढ़ जाइए राशन पानी लेके, मैं आपके ऊपर चढ़ जाता हूँ राशन पानी लेके, एक या दो इवेंट और होंगे, उसके बाद आप नहीं करेंगी। बोले यार क्या करूं, वो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। देखो सीधी बात है ना। बिल्कुल नहीं सर, हम लोग बात करते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो, थोड़ा हमारी तरफ। अगर इसी चीज को आप कंट्री लेवल पर जब आप ले जाते हैं, मैंने अभी आपके सामने कहा कि ईरान को हम मानते हैं कि ईरान हूती, हिजबुल्लाह, हमास को सपोर्ट करता है, इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारा मानना है, भाई उनका कहना है, ईरान का कहना है, ये बात ओपनली वो कहते हैं। अभी भी ये जो पीस अकॉर्ड अटका हुआ है, आपसे अच्छा कौन जानता है, वो कहते हैं कि इजराइल को बोलिए हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं करेगा। वो बिल्कुल हिजबुल्लाह क्यों भाई, हिजबुल्लाह का तेरे से क्या लेना देना, अगर मोटे तौर पर बात कर रहे हैं, पकड़नी है अगर बात, दैट मींस दे आर सपोर्टिंग हिजबुल्लाह। अच्छा, आप क्या एक बार आप डिनाई कर पाएंगी कि हमास को टोटल सपोर्ट ईरान का था, है और रहेगा? मानना पड़ेगा चीजों को। हुतीज आर टोटली पपेट ऑफ ईरान, सारा उनका वेपन सिस्टम ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बावजूद इंडिया का स्टैंड अभी भी यही है कि यूएस ने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करी है वो गलत करी, इट शुड हैव नॉट बीन। ये आप किसी की कंट्री के किसी भी रिलीजियस लीडर को या टॉप लीडरशिप के 50, 60, 70 लोगों को मार दोगे, ये कोई तरीका नहीं। आपके डिफरेंसेस हैं, उन्हें ठीक करिए। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिजनेस, मैं तो आपको एग्जांपल, हमारा इतना बड़ा एस्केलेशन चला हुआ है चाइना के साथ बॉर्डर से रिलेटेड, भाई $155 बिलियन ना वो अफोर्ड कर सकता है कि मार्केट से छोड़ दे, जो बाढ़ में जाए इंडिया, नहीं कर सकता। मैं आपको बड़े अच्छे प्रूफ दे रहा हूं, मैं भी नहीं कर सकता भाई साहब, मेरी भी देनदारी है वहां। यूएस के साथ भी मेरा सेम केस है। हमने तो एक्चुअली पाकिस्तान को एंगेज ही इसीलिए किया था ट्रेड में कि चलो ध्यान बट जाएगा, टेररिज्म से हटकर इनके भी इंटरेस्ट आ जाएंगे कि चलो जी 2, 4, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, $100 बिलियन का इंडिया अगर पाकिस्तान बिजनेस कर रहा है, आपको लगता है कि आपके जो ट्रेडमैन हैं वो आपको पॉलिसी आसानी से बदलने देंगे? मेरे यहाँ पूछ लीजिए, जितनी मेरी बनिया कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं अग्रवाल, जैन, ये जो गुप्ता, ये जो टाइप के जो बिजनेस करते हैं, ये मुझे कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं जाने देंगे। हाँ। क्योंकि अरबों खरबों का मामला है, ऐसा नहीं है कि अच्छा सेम गोज फॉर यूएस। मैं अगर कल सवेरे बोल दूं कि नहीं जी यूएस से नहीं, तो मेरा जो HAL वो बोलेगा कि जनाब फिर मैं ये हवाई जहाज में इंजन कहां से लगाऊंगा, ये जो सुपर टेक्नोलॉजी है ये जो आ रही है वो कहां से लाऊंगा? ये अगर बाई चांस आप सोचिए ना, और ये कोई दान दहेज वाली बात नहीं है, कोई चैरिटी में नहीं दे रहा है, खरीदा जा रहा है। अगर F-35 ट्रंप ओपनली ऑफर करते हैं इंडिया को, जो उन्होंने पाकिस्तान को आज तक नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंट्रीज एक दूसरे को देख रही हैं एज अ रिलायबल इन्वेस्टर, एज अ रिलायबल रिटर्न, कि रिटर्न आएगा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आरजू काजमी साहिबा, कल एक आप कंसोर्टियम खोल दीजिए, $100 बिलियन का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं ना इंडिया ना पाकिस्तान उससे हट पाएगा। जब एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आप एक बात बताइए ना, आपके साथ हम प्रोग्राम इतने टाइम से क्यों कर रहे हैं? इसी को एग्जांपल ले लीजिए, क्यों? क्योंकि वी आर एबल टू एंगेज। आप मेरे से एंगेज होती हैं, मैं आपके साथ एंगेज होता हूं, इसमें ना आपका कोई इंटरेस्ट है ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। सीधी सीधी बात, अगर हम सोच लें कि नहीं जी अरबों खरबों की इसमें कोई इनकम इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आज की तारीख में ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है
कि आपके यहाँ की आवाम और मेरे यहाँ की आवाम इस तरह के प्रोग्राम देखकर कुछ मत कहो, कम से कम एक दूसरे को हेट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है है यार, सर, बहुत कुछ वो कर्नल हुआ है। साहब गलत बोल रहा है हमारे देश के बारे में कि हम टेररिस्ट हैं, लेकिन यार कर्नल साहब ठीक ही बोल रहा है कि हमें बोला तो ऐसे ही जाता है। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आजूक आदमी टेररिस्ट है, नहीं। नहीं यू बिलोंग टू अ कंट्री जिसके ऊपर ब्रांडिंग हो रखी है। ईरान के ऊपर ब्रांडिंग हो रखी है, ईरान द्वारा बोलकर। पाकिस्तान के और ऊपर ब्रांडिंग हो रखी है, पाकिस्तान द्वारा डिक्लेयर कर कर कि यस वी स्टैंड विद हाफिज सईद, वी स्टैंड विद मसूद, वी स्टैंड विद XYZ। क्यों? व्हाई आर दे नॉट कंडेमिंग? आर ये सेइंग सर गोस फॉर ईरान? सर बिल्कुल, और उसमें से हमें निकलना होगा। जाहिर है हम आपकी बात सुनते हैं और कई साल से लोग यहाँ पर सुनते हैं, और अब शायद समझने शायद अब लगे। शुरू में तो बहुत एक जो रिएक्शन आता था काफी नाराजगी वाला, गुस्से वाला होता था लोगों का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग सुनते हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं। तो आई होप कि उन लोगों की भी समझ में आए जो पॉलिसीज बनाते हैं, और हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन बहुत किया। बहुत आप कुछ कहना धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं, सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन ये कहना चाह रहा था। दुनिया में कहीं पर भी अगर पीस होती है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया विल बेनिफिट। वो छोटे बड़े बेनिफिट्स मत देखिए कि कहीं एक जगह अगर कल हाँ, यूएस और चाइना मिल गए तो हमारी इंपॉर्टेंस यूएस के लिए कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, क्या बड़ी बात है? सो व्हाट? हम्म, भाई हमारी मिलिट्री इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ना, तो अब बिल्कुल पाकिस्तान की भी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर यूएस को पाकिस्तान और इंडिया चाहिए तो वो चाइना के अगेंस्ट भी तो चाहिए ना। एंड सेम गोस फॉर चाइना आपके वाले हाँ, केस में। तो मुझे नहीं लगता कि जो गेन्स और बेनिफिट्स हैं, जो गेन्स और लॉसेस हैं, कि हम्म, लॉसेस ज्यादा होंगे इंडिया को अगर इंडिया यूएस और चाइना इकट्ठे आते हैं, हम्म, और हमारे लिए गेन कम होंगे। नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा गेन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गेन मैं मानता हूं, कि हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में इजाफा आएगा, हमारी हम्म। डिफेंस स्पेंडिंग शायद कम हो। भाई अगर कल और यूएस और चाइना मिल जाते हैं, हम्म, कल अगर इंडिया और पाकिस्तान मिल जाते हैं, तो आपके 2 पैसे बचेंगे या ज्यादा खर्च होंगे, आप ही सोच लीजिए। बिल्कुल मैं सर, एटलीस्ट ये बच्चे। सोचता हूँ। हाँ। और सर जाहिर है उससे आम आदमी जो है उसकी लाइफ बेटर होगी दोनों कंट्रीज में। बिल्कुल, बहुत थैंक यू बहुत सो मच सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जय सर, हिंद, थैंक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यू सर।